फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हूँ एक क्राइम के खबर को लेकर। आज जिस क्राइम के खबर को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में मैं 2 अपडेट दूँगा। दरअसल कुछ दिनों से, जैसे कि आप सारे लोग जानते हो, कुछ दिनों से कोलकाता में जो ट्रेनी डॉक्टर को लेकर हंगामा मचा हुआ है, ये हंगामा ठंड नहीं हुआ कि इस केस का खुलासा भी नहीं हुआ कि इसी बीच एक और ऐसी वारदात, ऐसी घटना सामने आ जाती है। और इस मुद्दे को भी बढ़ा चढ़ाने के लिए जो है वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, कुछ छोटे मोटे नेता हैं, सड़कों पे उतर आते हैं। दरअसल घटना कुछ इस तरीके से है, वहाँ पर एक महिला रहा करती थी जो नर्स का काम करती थी। ये भी इत्तेफाक देखिए हॉस्पिटल से ये भी जुड़े हुए। कहाँ कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ ऐसी इतनी बड़ी घटना हो जाती है, पर वही इस मामले में एक नर्स है, जो नर्स एक निजी अस्पताल में काम करती थी। उस नर्स के साथ भी कुछ ऐसी घटना होती है, लेकिन नर्स का अता पता नहीं था। वो कुछ दिनों से गायब थी। और कोलकाता जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ इसका क्या कनेक्शन है, मैं आपको इस घटना में ये भी बताऊंगा। मतलब इस नर्स का क्या पहचान है, पूरा डिटेल मैं निकाल कर लाया हूँ। पूरा डिटेल इसी वीडियो में आपको समझाऊंगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो देखते समय वीडियो को भी एक लाइक कर दिया करें। अगर आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है इस मामले के बारे में, अगर आपको पहले से पता है तो भी आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो घटना जो है, घटना तो घटी थी उत्तराखंड में। उत्तराखंड का ही एक जगह लगता है जिस जगह का नाम है रुद्रपुर, और ये उत्तराखंड में ही आता है। रुद्रपुर में एक महिला नर्स के काम करती थी। महिला जो है 33 वर्षीय होती है। नाम है तस्लीम जहां। मैं पूरा डिटेल के साथ बता रहा हूँ, आप चाहे तो पता कर सकते हो। तस्लीम जहां जो है शादीशुदा महिला होती है। उनका एक 11 साल की बेटी भी होती है जो घर पर रहा करती थी। अब तस्लीम जहां जो है 30 जुलाई 2024 को वो रोज की जैसा काम पे जाती है, मतलब नर्सिंग का काम जो निजी अस्पताल में जाती है। लेकिन जब घर लौटने का वक्त होता है, समय होता है, टाइम होता है, वो घर लौटती नहीं। तभी जो उसकी 11 वर्षीय लड़की है वो इंतज़ार करते करते, अब जब हद से ज़्यादा टाइम हो गया, अब माँ को बार बार फ़ोन भी कर रही थी। माँ का फ़ोन का जो मोबाइल का स्विच ऑफ बता रहा था। इस वजह से वो थोड़ा परेशान हुई और वो इधर उधर ना सोचते हुए सीधा अपने मौसी को फ़ोन करती है, जो उत्तर प्रदेश में रहता है, रामपुर जिला में। अब उत्तर प्रदेश का निवासी थी ये तस्लीम जहाँ। अपना मौसी के वहाँ फ़ोन कर देती है। अब मुस्लिम परिवार है तो खाला के वहाँ फ़ोन कर देती है। जब खाला के वहाँ फ़ोन करती है, वो 11 वर्षीय लड़की माँ के बारे में बताती है जो ऐसी ऐसी है, माँ लौटी नहीं। अब मौसी भी परेशान, बहन लौटी नहीं और बहन की लड़की अकेली है। इस वजह से दूसरे ही दिन 31 जुलाई को वो उसी रुद्रपुर में आ जाती है। रुद्रपुर आने के बाद अब तलाश करने की कोशिश करता है। जिस निजी अस्पताल में काम करती थी उस अस्पताल का भी चक्कर काटे, लेकिन उन लोगों का इत्तेफाक से देखिए उन लोगों को भी कुछ नहीं पता। अब कम्युनिकेशन देखिए, जो कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर काम करती थी, कोलकाता के उस आरजे कर मेडिकल कॉलेज का जितने भी लोग हैं उन लोगों को नहीं पता उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। और यहाँ पर भी वही जो रुद्रपुर में जो निजी अस्पताल में काम करती थी उत्तराखंड में, वो तस्लीमा जहां नर्स, उस अस्पताल में जब जाता है, पूछताछ करती है, जो उन लोगों को भी कुछ नहीं पता। वो लोग बताते हैं नहीं, वो तो ड्यूटी से लौट गई, उसके बाद खबर नहीं मिला। खैर जो भी है, अब ये बहन है, बहन को ढूंढने लगती, बड़ी बहन को ढूंढने लगती। समय बीतते गया लेकिन कुछ खबर नहीं। तभी जाकर कंप्लेन करती है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराती है उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब जब उत्तर प्रदेश का पुलिस को मिसिंग कंप्लेन दर्ज कराती है, मिसिंग कंप्लेन में ऐसे तो ज़्यादा छानबीन नहीं होती है, फिर भी एक महिला की बात है तो, और ऐसी देश में ऐसा हंगामा मचा हुआ है, केस दर्ज हो जाती है, मिसिंग कंप्लेन दर्ज हो जाती है। लेकिन इस मिसिंग कंप्लेन में थोड़ा से भी आगे जांच नहीं हुआ था। क्यों जांच नहीं हुआ था? क्योंकि 31 जुलाई को मिसिंग कंप्लेन या 1 अगस्त को मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुआ था। उसके बाद आपको जानकर हैरानी होगी, 8 तारीख को इस मामले का खुलासा होती है। मामले का इस वजह से खुलासा हुआ, 8 तारीख को ट्रेनी डॉक्टर का भी मौत हुआ था कोलकाता में, और 8 तारीख तक हंगामा मच गया था। लेकिन यहाँ पर 8 तारीख को उस नर्स की बॉडी मिलती है कंकाल के तौर पर, एक जगह में, एक झाड़ी में एक कंकाल पड़ी हुई थी। अब यहाँ पुलिस जो है तलाश तो कर रही थी, बस यूं ही तलाश कर रही थी, जो तस्लीम जहाँ कहाँ गई पता करो, खबरी को भी लगाया।
लेकिन 8 दिन बीत जाता है, 8 से 9 दिन बीत जाता है। बीत जाने के बाद एक महिला की कंकाल मिलती है। जब उसका पोस्टमार्टम करता है, तो पोस्टमार्टम से सारे रिपोर्ट से पता चलता है जो महिला के साथ बहुत कुछ हुआ है। सबसे पहले तो महिला के साथ मार पिटाई हुआ, शरीर में कई जगह था, चोट का निशान था। उसके बाद महिला के साथ गलत काम किया गया, यानी इस महिला का भी रेप किया गया, उसके साथ संबंध बनाया गया, फिर उसका गला घोटकर मारा गया। ये पोस्टमार्टम से ये सारी बात पता चली। अब पुलिस का हाथ पैर फूलने लगे। जो रामपुर का पुलिस है, उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये बॉर्डर का रामपुर और जो उत्तराखंड का जो रुद्रपुर है, ये रामपुर का बॉर्डर में मिला था। इस वजह से अब उत्तर प्रदेश का जो पुलिस का हाथ पैर फूलने लगे। और तब तक यहाँ हंगामा मच रहा था जूनियर डॉक्टर को लेकर। अब इस बारे में पता करने की कोशिश किया, बॉडी का पहचान हो गया। जो हाँ तस्लीम जहाँ है, जो 33 वर्षीय नर्स गायब थी, वो निजी अस्पताल में जाके जब बातचीत करता है डॉक्टरों से, जो तुम्हारे यहाँ नर्स काम करती थी, उन लोगों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जो उस नर्स के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, बस ड्यूटी किया, वो यहाँ से निकल गए, इतनी पता है। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ, कुछ दिनों से जब जा भी नहीं रहे थे, उसके बारे में वो लोग पता करने की भी कोशिश नहीं किया, जैसे ये कोलकाता डॉक्टर के साथ, जूनियर डॉक्टर के साथ हुई थी। अब यूं ही चलता गया, यह मामला जांच कर रहा था। लेकिन फिर अचानक यूटर्न आती है। यूटर्न इस वजह से आती है इस केस में, तो महिला के पास एक मोबाइल थी। अब मोबाइल का तो स्विच ऑफ बता रहा था, लेकिन 8 तारीख आते आते, 8 से 9 तारीख आते आते इस नर्स की जो मोबाइल का लोकेशन है पता चलती है, जो मोबाइल कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। और उस मोबाइल में वो नंबर तो नहीं थी जो नर्स का नंबर थी, वो नंबर नहीं थी, बल्कि दूसरा ही सिम डाला गया था। और ये जो मोबाइल यूज़ हो रहा है उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है, बरेली ज़िला में। अब बरेली ज़िला में जब जैसे ही एक्टिव हुआ, लोकेशन पता किया, क्योंकि EMI नंबर से वो लोकेशन और सारे कुछ पता चल जाता है। अब उस नंबर पे फ़ोन किया। नंबर पे फ़ोन करने के बाद एक महिला फ़ोन उठाती है, उससे बातचीत होती है, पूछता है कौन है भाई। तो सामने वाला बताते पुलिस है, और वो उनका परिचय देता है, मेरा नाम खुशबू है। वो शादीशुदा महिला थी। खुशबू को मोबाइल कहाँ से मिली, इस बारे में जब पता किया तो पुलिस वाले ने तो वो सामने से बताया, जो मेरा पति ने मुझे दिया। अब मुझे नहीं पता कि ये मोबाइल कहाँ से ला के दिया, क्या वो मुझे नहीं पता। अब इस बारे में पुलिस को पता चल गया, जो ये मोबाइल तो बरेली में है, लेकिन एक महिला के पास है और उसका पति इस मोबाइल को दिया। अब पुलिस को लगा चलो, अब इस जिससे भी मोबाइल लिया शायद वही कातिल है, खरीदा होगा जैसे चोरी का माल खरीदता है। पुलिस का टीम जो है रामपुर जाता है, उस लोकेशन पर पहुंचता है। रामपुर नहीं बल्कि बरेली में उस लोकेशन पहुंचता है। लेकिन जब लोकेशन पर पहुंचता है, तब तक वो परिवार छोड़कर फरार हो गई थी, यानी परिवार को लेकर घर छोड़कर फरार हो चुका था। अब पुलिस को अजीब लगा। पुलिस को लगा अगर ये चोरी का मोबाइल खरीदता तो ये भागता क्यों। अब पुलिस यहाँ CCTV खंगाल रहा था, जिस जगह में उस महिला नर्स की तस्लीम जहाँ की बॉडी मिली थी, उस जगह का CCTV पूरा खंगाल चुका था। अब CCTV में ये दिखाई दे रहा था, महिला जा तो रही थी, बस से वो जा रहे थे, लेकिन उसका पीछा करते हुए एक व्यक्ति जा रहा था। अब उस व्यक्ति के बारे में CCTV में उतना साफ पता नहीं चला, फिर भी वो तस्लीम जहाँ की बहन को दिखाते, बेटी को दिखाते, और लोगों उस व्यक्ति को पहचानता नहीं था। और निजी अस्पताल में जो काम करते थे वहाँ के स्टाफ लोगों को दिखाता, शायद कोई पहचानता हो, कभी मिलने आया हो, शायद उस नर्स की कोई पहचान का हो, लेकिन कोई नहीं पहचानता उस व्यक्ति को। अब यहाँ ट्रेस्ट हो रहा है, और वहाँ जो बरेली में जाके पुलिस का टीम खुशबू को और खुशबू के परिवार को ढूंढने लगता है। अब खुशबू के परिवार के बारे में पूरा पता चल जाएगा। खुशबू वाकई ये शादीशुदा महिला होती है, और उसका पति का नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र कहाँ गया किसी को कुछ नहीं पता। अब धर्मेंद्र को पता करते करते धर्मेंद्र चला गया था राजस्थान का जोधपुर में। अब जोधपुर में भी पुलिस का टीम जाती है, और जाने के बाद धर्मेंद्र को पकड़ता है, जो भाई तुमने क्यों भागा, तुम्हारे पास एक महिला की मौत हो गई, उसकी मोबाइल है, जब हम लोग जांच पड़ताल के लिए तुमसे पूछताछ कर रहे थे, तुम भागे, तुमने इस काम को किया। अब वो डर जाता है। जब पुलिस वहाँ तक पहुँच चुका था, जोधपुर में पहुँच चुका था, क्योंकि अलर्ट दे दिया था पुलिस का टीम जो ऐसी जगह पे है, और जोधपुर पुलिस ने उसको हिरासत में रखा था। फिर यहाँ से जो रामपुर का पुलिस है वहाँ जाते हैं, और वो दोनों पति पत्नी को पकड़ कर लेके आता। खुशबू और धर्मेंद्र को लाने के बाद थाने में आप तसल्ली से पूछताछ हो रही।
जब तसल्ली से पूछताछ हो रहा था तब जाकर धर्मेंद्र सच्चाई कबूलता है। धर्मेंद्र इसमें कहता है मैं इस महिला को नहीं जानता था। धर्मेंद्र उसी जगह में जहाँ पर ये रामपुर है, रामपुर में एक फैक्ट्री में काम करता था। अब जब उस जगह पर काम करके लौट रहा था तो वो अपने साथ देखा कि अपने साथ ही उसी बस में एक महिला चढ़ी थी, नर्स थी। वो देख के पता चल रहा था यूनिफॉर्म से ये नर्स का काम करती है। अब उसे लगा इसके पास कोई ज़्यादा माल होगा, हाथ में मोबाइल तो थी और पर्स भी थी। इसी वजह से उस धर्मेंद्र को लगा इस महिला की नर्स को वो लूट लेगा। जैसे अकेला दिखाई देगा, शाम को वो लौट रही थी। अब उसका पीछा किया धर्मेंद्र, उस नर्स तस्लीमा के पीछा करते हुए बस से उतरा, फिर काफ़ी टाइम गया, पैदल जा रहा था। तो जैसे उसको मौका मिला, सुनसान इलाका देखा, तो नर्स के पीछा करते हुए उसका मुंह दबा के झाड़ियों में लेके गया। अब नर्स भी उसके साथ हाथापाई कर रही थी। कोई भी इंसान बचना ही चाहेगा और वो नर्स भी हाथापाई कर रही थी। तो इसी बीच धर्मेंद्र को आ जाता है गुस्सा, जब हाथापाई कर रहा था तभी धर्मेंद्र एक मर्द होने की वजह से एक औरत को आसानी से काबू पा लेता है। जब काबू पा लेता है तो मार पिटाई होता है, कई सारे जख्म पहुंचाता है उस तस्लीम जहां को और उसको झाड़ियों में गिरा देता है। लेकिन झाड़ियों में जब गिरा देता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। वो तो लूटपाट के इरादे से तस्लीम जहां के साथ मार पिटाई कर रहा था, लेकिन जब झाड़ियों में गिराता है उसकी जो स्कफ है वो हट जाता है, तब उसकी नीयत बिगड़ता है और नीयत बिगड़ने की वजह से धर्मेंद्र जो है उस तस्लीम जहां 33 वर्षीय नर्स के साथ रेप करता है, यानी उसका बलात्कार करता है। अब बलात्कार करने के बाद वो जिस काम को अंजाम देना था वो सारे लूट लेता है। पर्स 3000 रुपये भी मिला था, उस नर्स के पर्स में 3000 रुपये था और मोबाइल तो था, दोनों चीज़ ले लेता है। फिर नर्स जो है बेहोशी की हालत में था, एक तो मार पीटा, फिर उसके साथ ये हादसा। अब धर्मेंद्र सोच रहा था अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ, अब उसने मेरा चेहरा पहचान लिया, हो सकता है कंप्लेन करे और फिर मैं पकड़ा जाऊँ। इसीलिए उसके मन में ख्याल आया कि मैं इसको जान से मार दूँ। फिर उसी तस्लीम जहाँ के स्कप से ही उसका गला घोट देता है, गला घोट कर उसको झाड़ी में फेंक कर, और पहचान ना हो, शनाख्त ना हो पाए, इसी वजह से एक पत्थर उठाता है, पत्थर से उस तस्लीम जहाँ की जो है चेहरा कुचल देता है। इतना ज़्यादा हैवानियत कर लेता है। करने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद, 2-3 दिन बाद उसका मोबाइल का सिम जो है निकाल के फेंक देते हैं और अपने वाइफ को देता है एक सिम लगा के, जो तुम इस मोबाइल को इस्तेमाल करो। ये पूरा डिटेल बताया। पूरा डिटेल बताने के बाद जो रामपुर का एसएसपी है, एसएसपी डॉक्टर मौजूदार, उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और बताया कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस मामले को जब बाहर आता है तो वहाँ के लोग प्रदर्शन पे उतर आए, जो इसे भी सज़ा देना चाहिए, जो कोलकाता के डॉक्टर के लेकर हो रहा है, फांसी की सज़ा की मांग हो रहा है। हालांकि क्या होगा नहीं होगा उसके बारे में तो अब कोई नहीं बता सकता। अभी सीबीआई का जांच जारी है। इसी बीच कोलकाता में तो बहुत ज़्यादा हंगामा मच रहा है, लेकिन उत्तराखंड और रामपुर के लोग भी कहीं ना कहीं सड़क पर उतर आए, जो महिला के साथ बढ़ते विरोध को लेकर। इस व्यक्ति को जब पकड़ लिया, एसएसपी ने खुलासा किया, उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, तो फिर किसके लिए रुका है? इस व्यक्ति को भी कड़ी से कड़ी यानी फांसी की सज़ा होनी चाहिए, मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि मैं बताया, इस बारे में तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं, इस मामले को लेकर ज़्यादा लोगों को पता नहीं। लेकिन जो कोलकाता में जो जूनियर डॉक्टर मरी है, अब उसको लेकर रोज़ तरह तरह का खुलासा हो रहा है। सीबीआई ये किया, सीबीआई वो किया। लेकिन इसी बीच जो पीड़िता के वकील है, पीड़िता के वकील का भी बयान आया। पीड़िता के वकील से बातचीत किया रिपोर्टर ने, तो उनका क्या कहना है मैं आपको पूरा डिटेल दिखाना चाहूँगा। इस वक्त पीड़िता के वकील विकास रंजन भट्टाचार्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। विकास दा, ये जो पूरा मामला है, आप चूंकि पीड़िता के वकील हैं, पूरा मामला देख रहे हैं, तो इसमें जो कोलकाता पुलिस की जो जांच है उसमें कहाँ लूप होल्स आपको नजर आ रहा है? देखिए, जांच कोलकाता पुलिस जिस ढंग से किया है, इस तरीके से हमारा कंप्लेन है, इसीलिए तो ये ट्रांसफर हुआ है सीबीआई का। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जिम्मेदारी डाला। अब हम इंतजार कर रहे हैं सीबीआई क्या नतीजा निकालेंगे, तो सीबीआई को जिम्मेदारी संभालना पड़ेगा। इसमें क्या क्या लूप होल्स हुआ था? क्योंकि कहा जा रहा है पहले दिन 3 घंटे, शुरू से थोड़ा बताएं एकदम टाइमलाइन। देखिए, पहले ही अस्पताल से पीड़ितों को, माँ बाप को जो बात बताया कि आपका बच्चा बीमार है, ये बताना सही नहीं था। जब उन्हें पूछा किस तरीके से बीमारी है तो बताइए, मेरा बच्चा सुस्त था बिल्कुल। तब आधा घंटे बाद बताया कि आ जाइए, आपके बच्चे सुसाइड किया है।
अस्पताल है, हर पास डॉक्टर लोग हैं, एक जो शरीर वहाँ पड़ी है वो देख के बता सकते हैं कि ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर केस था। फिर भी उन्होंने सुसाइड बनाने का जो कोशिश किया, इसी आधार पर पुलिस ने भी ये छप्पा लगाया। हमारी शक इस तरह से है, जिस ढंग से पुलिस को ये जांच करना चाहिए था, साइंटिफिक ढंग से ये नहीं किया। वो एक सिविक के वॉलंटियर को पकड़ लिया, बता दिया कि हम जो दोषी है उसको पकड़ लिया। चीफ मिनिस्टर ने सवाल उठाया कि हम दोषी को पकड़ लिया। अब कैसे तय करते हैं वो दोषी है? इसलिए शक है। हम चाहते हैं कि एक बिल्कुल सही ढंग से जांच हो, जांच के बाद जो ये अपराधी मिले उनको न्याय देने के लिए, उनको न्याय देने का मतलब ये न्याय भी फैमिली को देना है कि जस्टिस हुआ है। 3 घंटे तक फैमिली का जो आरोप है, 3 घंटे तक उनको बिल्कुल सही इंतजार है। कराया गया, इसकी क्या वजह बताई गई? उन्होंने कोई इस देखिए, पहले तो उन्होंने ये कोशिश किया कि बॉडी को जल्दी जल्दी जला दो। इस तरह की इंसिडेंट में बॉडी सबसे बड़ा ज्यादा एविडेंस होता है। इसको लेकिन कोलकाता पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी तो परिवार वालों ने जलाई है। ये तो बात बाद में, जब ये मेरा छात्र जो वो नेता ने मीनाक्षी ध्रुवो मयूक SFI DYF इधर उन्होंने रोका, उसके बाद ये इंक्वेस्ट हुआ। पहले तो उनका देखो कोशिश रहा कि पहले ये बॉडी जला दीजिए, उन्होंने बाहर ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम के लिए। क्यों? ये सारे चीज सामने आ रहा है। डॉक्टर्स ने जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखा, उनका ये ओपिनियन है कि ये अकेला कोई आदमी के लिए करना संभव नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई 2-3 आदमी होंगे। तो अस्पताल को जो जिम्मेदारी था, हमारा घर में हमारा बेटी मर गए तो हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ पर ही बिल्कुल शक है और इसीलिए हमने CBI इन्वेस्टिगेशन मांगा था। आपने क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो डॉक्टरों ने देखी है उनके आधार पर ही हम बात कर रहे हैं। CBI की जांच पर कोई भरोसा है? अब तो 4-5वां दिन हो गया। भरोसा ही करना पड़ेगा। CBI अभी तो जो निकल रहा है आसपास से, आगे बढ़ में निकला, जी CBI को ये शक हुआ है कि मर्डर वहाँ पर नहीं हुआ, दूसरी जगह पर मर्डर होके बॉडी वहाँ पर डाल दिया। अगर ये है तो ये बहुत गंभीर बात है। तो हमें चाहिए जितना जल्दी हो CBI ठीक ढंग से जांच करे और ठीक नतीजे में पहुंचे। कोई टाइम फ्रेम भी आप लोग? टाइम फ्रेम इस टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में टाइम फ्रेम करना मुश्किल है। और क्या क्या लूप होल्स आपको नजर आ रहे हैं? ये देखिए, हम लोग तो इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट है नहीं, हम लोग फोरेंसिक एक्सपर्ट है नहीं, ये उन लोगों का काम है। हमारा काम है जहां पर भी हम देखिए लूप होल्स होता है, इलीगलिटीज होता है, इसको कोर्ट आधार पर लाना, हम वही काम किया। इसके अलावा आरजीकर पर जो हमला हुआ, ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया बाम और राम, यानी लेफ्ट और बीजेपी। ये मेरे डायरेक्ट स्टेटमेंट है, एलिगेशन है, ये ममता जी ने किया। उस दिन 4 बजे बेहाला में ममता जी ने ये बताया कि आप लोग आंदोलन किया है, 3 दिन हो गया, अब मैं मैदान में उतरूंगा। ये मैदान में उतरने के बाद ही रात को हंगामा हुआ। जो आदमी वहां 3 दिन से डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे वो तो हंगामा नहीं किया। हंगामा करना चाहिए तो पहले हो सकता था। TMC ऑर्गेनाइज किया, वो गुंडों लोग को लाया, आसपास से चाक लेकर लाया और ये हमला किया। उसका मकसद था ये डिमॉन्स्ट्रेशन का हटा दो, उनका डरा दो, और जो भी एविडेंसेस है इस टाइप ऑफ मर्डर में, एविडेंसेस हर जगह रह सकते हैं, लेकिन ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बात है, तो उसको तोड़ो। उन्होंने कोशिश किया 4th फ्लोर जहाँ पर सेमिनार हॉल है वहाँ जाने, वहाँ तोड़ने का, लेकिन वहाँ पहुँच नहीं पाए। लेकिन 3 तला तक तो तोड़ दिया, इमरजेंसी तोड़ा। अगर डिमॉन्स्ट्रेटर तोड़ेंगे तो पहले दिन तोड़ सकते हैं, पहले दिन नहीं तोड़ा, 3 दिन बाद तोड़ेंगे। ये बिल्कुल TMC का प्लान है। अब तक पुलिस ने इस मामले में 37 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जिस लोगों का गिरफ्तार किया, जिस लोगों का देखा गया वीडियो में हमला कर रहा है, ये सब TMC का है। तो हमला TMC लगाया, इनका गेम प्लान था। बीजेपी इस मामले में लगातार रैली निकाल रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? रैली तो हर आदमी निकाल सकते हैं। ये जो घटना घटी है
इसमें हर आदमी को विक्षुब्ध होना चाहिए कि बीजेपी निकले, वाम पार्टीज निकले, कोई अपना एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन अपना जोश से निकले है। इस तरीके से कंटिन्यूअस किया डिमॉन्स्ट्रेशन मैंने कभी नहीं देखा। क्या आपको लगता है इस घटना से कोलकाता की छवि को नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल बिल्कुल, हर दुनिया में कलकत्ता का ये बात अभी चल रहा है कि कलकत्ता में इनसिक्योरिटी है, और चीफ मिनिस्टर का स्पीच ये और गहरा घटना घटाई कलकत्ता के छवि। मंत्री भी तो फांसी मांग रही हैं, सड़कों पर उतर रही हैं। वो फांसी मांग रहा है किसको? जो मर गई निर्यातित को, विक्टिम को। ये स्लीप मत सोचिए, ये उनका सोच में था। अगर आपका सोच में कुछ नहीं रहता है ना, ऐसे स्लीप नहीं होता है। मुख्यमंत्री अपना जिम्मेदारी निभा नहीं पाए। अभी वो भी आवाज रहा है डिमांड जस्टिस टू हुम, फॉर हुम? शी इज द ओनली पर्सन क्रिएटिंग बैड इमेज फॉर द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आखिरी सवाल, क्या आपको लग रहा है ये एक व्यक्ति का काम था या एक से ज्यादा व्यक्ति का काम था? बिल्कुल एक व्यक्ति का काम नहीं था, कम से कम 2-3 व्यक्ति वहां पर थे। किसको बचाने, अगर ऐसा है तो किसको? सिस्टम, अस्पताल में ये चोरी, अस्पताल में जो और गैर कानूनी काम होता है। कौन सा गैर कानूनी काम? सीट बिकना। आप अगर इमरजेंसी पेशेंट को जरूरी है, सीट नहीं मिलेगा, पैसा तो मिल जाएगा। मेडिसिन बिकना, खरीदना, इसे बहुत सारे पैसा इधर उधर होता है। ये सब कुछ सामने आएगा। प्रिंसिपल, जो पूर्व प्रिंसिपल कहना उचित होगा, संदीप घोष। आप बताइए, देखिए एक सरकारी नौकरी में एक आदमी का इतना जरूरी है उनका रहना कि सुबह वो बताया कि हम त्याग पत्र दे दिया, और शाम को उनको प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल कॉलेज बना देता है। इतना जरूरी है एक आदमी? क्यों? इसके पीछे क्या? इसका पीछे वही राज है कि जितना भी घोटाला हो रहा है था अस्पताल के लेकर, इसका घोटाला का वो भी एक लीडर है। उनका कहना है जो ये पूरा हंगामा जो हो रहा है ये ममता बनर्जी करवा रही है। अब ममता बनर्जी के ऊपर ऐसा सीधा सीधा आरोप लगाना कहीं ना कहीं ये गलत है। कोई सबूत तो है ही नहीं, फिर भी ममता बनर्जी के ऊपर पीड़िता के वकील साफ साफ इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं दोनों वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय उत्तराखंड का वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पे एसएसपी डॉक्टर मौजूदार का क्या कहना है उस व्यक्ति को लेकर। जो पुलिस ने इस घटना का अनावरण कर लिया है, और जो व्यक्ति जिसने ये अपराध कारित किया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये घटना हुई थी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट 31 तारीख को दर्ज कराई गई थी, और जिसके संबंध में रुद्रपुर पुलिस जो है वो एक्टिव होते हुए लगातार ये सीसीटीवी का विश्लेषण करते हुए उन्होंने जो फॉलो किया, तो टेक्निकल एनालिसिस में ये आया कि एक बंदा था जो धर्मेंद्र नाम का था, उसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया है 14 तारीख को, और घटना का अनावरण कर दिया गया है। सर वो एक ही आरोपी था, इसमें और कोई? उसमें एक्चुअली अब उसकी वाइफ जिसके नाम पे ये मोबाइल यूज़ हो रहा था, तो और उसके साथ में वो थी, तो उसको माना जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल उस व्यक्ति की संलिप्तता पाई गई है और उसको अरेस्ट किया गया है। सर कोलकाता में जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ, फिर अब उत्तराखंड में ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसको लेकर सर पुलिस की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जो महिला स्टाफ अस्पतालों में काम करते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइन हमारी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से निकाली जाएगी उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, उत्तराखंड पुलिस के द्वारा समय समय पर व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। आपको ख्याल होगा जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद महिला सुरक्षा को लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के द्वारा एवं राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, और हमारे पुलिस विभाग के द्वारा भी जारी किए गए हैं। सभी इस तरह के जो संस्थान है वहाँ पर एक कमेटी होती है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी जिसको बोलते हैं, वो वर्क करती है। कहीं भी महिलाओं को अपनी सुरक्षा से संबंधित कोई भी बात अगर कहनी होती है तो बड़े बेहिचक तरीके से वो बात रख सकते हैं। और अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।